नमस्कार दोस्तों। आज से मैंने अपने इस साहित्यिक चैनल मैथिली स्नेही के पटल पर अपने हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के रचना बाबा नागार्जुन का अविस्मरणीय उपन्यास बलचनवा को मैंने एपिसोड बना के रखने का निर्णय लिया है। तो श्रोताओं, मैथिली स्नेही में मैंने अधिकांश मैथिली का ही रचना रखा है। आज बाबा मुझे याद आ गया और बाबा को मैंने समर्पित करते हुए इस रचना को रखने का मैंने निर्णय लिया है। तो ये बाबा का बलचनवा उपन्यास है और इस उपन्यास को शायद भारत के कोई भी ऐसे स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के लोग इस आंचलिक रचना को नहीं पसंद करते हों। हमारे बिहार से दो ऐसे रचनाकार हुए हैं हिंदी साहित्य में जिन्होंने आंचलिक रचना खूब बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इनमें बाबा नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु, इन दोनों का नाम हम लोग बहुत ही गर्व से लेते हैं। तो दोस्तों, आज बलचनवा को मैंने इसलिए रखा, बलचनवा उपन्यास हमारे सामंती व्यवस्था पर में एक करारा प्रहार है, एक करारा चोट है। तो मैं ये जो भी रचना मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ये रचनाएं आप लोगों को और हिंदी साहित्य से जो भी जुड़े हुए हैं, साहित्य से जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदी साहित्य से जुड़े हों या मैथिली साहित्य से जुड़े हुए हों या पंजाबी साहित्य से जुड़े हों या बांग्ला साहित्य से, जिनको हिंदी का ज्ञान है, वे सभी इस आंचलिक उपन्यास को पढ़ने को, सुनने को ललायित रहते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस प्रयास को आप लोग ज़रूर सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। तो लीजिए, आज से मैंने इस उपन्यास की पहली कड़ी मैंने शुरू की है। तो इस उपन्यास को स्किप करके नहीं सुनिएगा। इस पहली कड़ी को जो मैं रख रहा हूँ, उसको फुर्सत में आप लोग सुनिएगा। 14 वर्ष की उम्र में मेरा बाप मर गया। परिवार में माँ, दादी और छोटी बहन थी। 9 हाथ लंबा, 7 हाथ चौड़ा घर था, 2 छप्पड़ों वाला। सामने छोटा सा आंगन था, बाईं ओर 8-10 धूर बाड़ी थी। ये सब आंचलिक रचना में की विशेषता है। उसमें साल के 12 महीने कुछ न कुछ उपजा लिया जाता। पिछवाड़े गिरहत का इनारा था। अब गिरहत देखिए, गिरहत मैथिली शब्द है लेकिन हिंदी में चल रहा है। पिछवाड़े गिरहत का इनारा था, पक्की जगत वाला। कूप, इनारा को कूप कहा जाता है। सामने इन्हीं के खेत फैले पड़े थे। दाईं ओर कुछ हटकर इन्हीं लोगों का पोखरा पड़ता था। पोखरा जिसको तालाब कहा जाता है। कहना न होगा कि वह थोड़ी सी ज़मीन जिस पर हम बसे थे गिरहत लोगों की ही थी। अपने ज़मीन की सबसे पहली घटना, अपने जीवन की सबसे पहली घटना जो मुझे याद है, वह खूब साफ नहीं, मालिक के दरवाजे पर मेरे बाप को एक खमेली के सहारे कसकर बांध दिया गया था। जांग, चूतर, पीठ और बाँ सभी पर बांस की हरी हरी पेना के निशान उभर आए थे। मारा गया था, मतलब उनको खूब पीटा गया था। चोट से कहीं कहीं खाल उधर गई थी और आँखों से बहते आंसुओं के टघार गाल और छाती पर से सूखते नीचे चले गए थे। चेहरा काला पड़ गया था, होंठ सूख रहे थे। अलग कुछ दूर छोटी चौकी पर यमराज की भांति मजले मालिक बैठे हुए हैं। दाएं हाथ की उंगलियों में दाएं हाथ की उंगलियां रह कर मूछे पर फिर जाती है। उनकी वह लाल और गहरी आंख कितनी डरावनी है, बाप रे। मेरी दादी कांपते हुए मालिक के पैर छाने हुए हैं। उनके मुंह से बेचैनी में बस यही एक बात निकल रही है, दुहाई सरकार की, मर जाएगा ललुआ, छोड़ दीजिए सरकार, अब कभी ऐसा नहीं करेगा। दुहाई मालिक, दुहाई सरकार, अब कभी ऐसा नहीं करेगा। दुहाई माई बाप की। और माँ रास्ते पर बैठी हाय हाय करके रो रही थी, बलचनवा की माँ। मैं भी रो रहा था। मेरी छोटी बहन को तो डर के मारे हिचकी बंध गई थी। सुना है मेरा बाप दोपहर के समय बाग से 2 किशुनभोग तोड़ लाया था। किशुनभोग आम को कहा जाता है, हमारे यहाँ कृष्णभोग आम को किशुनभोग कहते हैं आंचलिक भाषा में। किशुनभोग आम तोड़ लाया था मेरा बाप। किशुनभोग कच्चा भी खाने में खूब स्वादिष्ट होता है, ठीक वैसा ही जैसा भिगोया हुआ चावल। तोड़ते तो किसी ने देखा नहीं, मगर पुराने बखारों की ओट में बैठे बैठे जब वो आम के छिलके उतार रहा था तो किसी ने देखा और जाकर चुगली कर दी मालिक के सामने। फिर क्या था, मजले
मालिक आग बबूले हो गए। ये सब सुन के बाबू जब मरा तो दादी को चौथैया बुखार लग रहा था। कुछ मालिक से लेकर कुछ इधर उधर जैसे तैसे क्रियाक्रम हुआ और मेरे गले की उतरी टूटी। उसके बाद दादी और माँ की राय हुई कि मैं मालिकों के किसी पट्टी में चरवाहे का काम करूं। दादी ने मना किया, अभी खाने खेलने का दिन है बलसनमा का, इसी समय जोत दोगी तो कलेजा सूख जाएगा। इस पर माँ बोली, अभी से पेट का फिक्र नहीं करेगा तो बहतरा हो जाएगा, यानी बिगड़ जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद छोटे मालिक के यहाँ भैंस चराने का काम मिला मुझे। भगवान कितनी कठिनाई से और कितनी गिड़गिड़ाने पर छोटी मलकैन मुझे रखने को राजी हुई। वहाँ उनके यहाँ जब हम पहुँचे तो अपना मुलायम और गुलाबी हाथ चमका कर दादी से उन्होंने कहा, मलकैन, अरे यह तो मेरे बखारों को खुख कर देगा। बखारा कहा जाता है अनाज रखने का जो बड़ा सा वो होता है जुगाड़, बखारा, उसको बखारा कहा जाता है हमारे मिथिला में। डेढ़ सेर इस जून, डेढ़ सेर उस जून। छोकरे का पेट तो देखो, कमर से लेकर गले तक मानो बखिया है, कैसे बेडोल, कितना भयानक, मैयारी मैया। मेरी ओर सिने भरी निगाह डालती हुई दादी ने कहा, नहीं मिलकैन, ऐसी बात नहीं कहिए। मेरा बालचंद मुट्ठी भर से अधिक भात नहीं खाता। कोदो, मरुआ, मकई, शावा, कौन, चाहे जिसकी भी रोटी दे दो खुशी खुशी खा लेगा और चुल्लू भर पानी पीकर संतोष की सांस लेता उठ जाएगा। बड़ा ही सुधर है, तनिक भी नहीं खा लेगा मिलकैन आपको। मेरी कमर से फटी सी मैली सी बिष्ठी झूल रही थी। बिष्ठी न तो लंगोटी है न कच्छा। कपड़े के लीरे को अगर तुम कॉपिन की भांति पहन लो तो वो हमारे यहाँ बिष्ठी कहलाएगी। यही आंचलिक भाषा की विशेषता है। यानी बहुत छोटा सा अधोवस्त्र जिसको कह सकते हैं, जिससे मतलब उसका कह सकते हैं कि किसी तरह से वो अपना लाज को झाँपे हुआ था बच्चा। मेलकैन ने बिष्ठी की ओर इशारा करके कहा, कपड़ा वपड़ा हमसे पार नहीं लगेगा। यह सुनकर दादी ने दांत निपोड़ दिया। जी, चेहरे की झुर्रियाँ और लकीरों में बल पड़ गया। दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, क्या कमी है मेलकैन आप लोगों के यहाँ? आप ही का तो आसरा है, नहीं तो हम गरीब को जन्मते ही बच्चों को नमक न चटा दें। हम गरीब, आप ही के आसरे से हम लोगों का बच्चा पलता है। अरे अपना जूठन खिलाकर, अपना फेरन फारन पहनाकर ही तो हमारा प्रतिपाल करती हैं आप लोग। छोटी मेलकैन का चेहरा खिल गया। उसके दांत दोनों के फूल जैसे झकझक कर रहे थे। होठों की लाली बड़ी भली लगती थी। मेरी दादी पर आसान का मनो भार लाती हुई वो बोली, खाना पीना लत्ता कपड़ा और ऊपर से 2 आना महीना कौन देगा इतना? अभी सारा काम इसे सिखाना पड़ेगा। समझाते समझाते दिमाग का गुद्दा चट हो जाएगा। दादी ने मेलकैन के पैर पकड़ ली। आज से आप ही इस अभागे की माँ बाप हुई गृहस्थनी। आपका जूठन खाकर इसका भाग चमक जाएगा। अगले दिन से मैं काम करने लगा। बतला ही चुका हूँ, 14 साल की उम्र थी मेरी। यूँ खास काम मेरा भैंस चराना था। फिर भी कई और काम थे, जैसे बच्चे को खिलाना, पानी भरना, बाहर बैठक में झाड़ू लगाना, दुकान से नून तेल मसाला लाना, मेलकैन के पैर दबाना। चौधरी लोगों का यह घराना किसी ज़माने में बहुत ही भरापूरा और अकवाली था। अब इनकी जमींदारी तो नहीं थी, लेकिन राब दुआब, रहन सहन, चाल ढाल और बातचीत से हुकूमत की बड़ी बड़ी विकट बू आती थी। 4 पट्टियों में बटे थे ये लोग। अलग अलग हवेलियाँ थी। बची खुची ज़मीन जायदाद बटी हुई थी। गाछी, कलमबाग, बाँस, पोखर, खड़हेड़ और चारागाह, यह सब साझा चल रहा था। बिज्जू या सरही देसी आमों का बाग गाछी कहलाता है। 20 बीघा में फैले हुए था। उनके बाग 1000 के लगभग आम के पेड़ होंगे। कलमबाग भी काफ़ी बड़ा था। बाँस के भी 300 बीट थे। 3 बीघे में फैला हुआ था बसवायर। पोखर उनके 3 थे। खड़हेड़ इतना बड़ा था कि सभी पट्टेदारों को अपने मकान छड़ाने लायक और उसी से निकल आता था। चारागाह थी तो बड़ी, लेकिन उसर हो गई थी। इसके अलावा शीशम, महुआ, तूत, इमली, जिमर जैसे तरह तरह के सैकड़ों पेड़ों से भरा वो जंगल था। पहले दिन सुबह सुबह भैंस खोलकर जब मैं चराने के लिए ले चला तो अभी काफ़ी सवेरा था। मुझे डर लगा। दादी के मुंह से भूत प्रेत की कहानियाँ रोज़ सुनी थी। गांव से बाहर का हर एक बूढ़ा पीपल या बरगद मेरे लिए भूतों का रैन बसेरा था। भैंस सीधी सादी थी, नाकों में नकेल थी। नकेल की रस्सी को हाथ में लपेटकर भैंस की पीठ पर मैं बैठ गया और वह अपनी इच्छा से पूरब की ओर चल पड़ी। जेठ का महीना था। उस साल आम नहीं फले थे, इसलिए चरवाहे बागों में जाकर अपनी भैंसों को छोड़ देते और खुद भैंस की पीठ पर पड़े सुबह की मीठी नींद के झोंके लेते रहते थे। इन्हें इस तरह सोते देखकर मुझे कई बार डाह हुई थी, पर आज तो मैं खुद भैंस की पीठ पर सवार था।
छोटे मालिक किसी राजा के यहाँ मैनेजरी करते थे। छोटे मालिक जो थे वो किसी राजा के यहाँ मैनेजरी करते थे। परिवार को कभी उन्होंने साथ नहीं रखा। मलकाइन बहुत बड़े घर की बेटी थी। बिना दूध दही का खाना उनके कहने के मुताबिक बालू गोबर निकलना था। 200 रुपये लगाकर गुजराती नस्ल की यह भैंस उन्होंने मालिक से खरीदवाई। सेवा नहीं होने से भैंस बड़ी दुबली हो रही थी। पाड़ी मर जाने से बिसूख गई थी। पाड़ी कहा जाता है भैंस का बच्चा, अब बिसूख जाना मीन्स होता है दूध देना बंद कर देना। दूध वो नहीं दे रही थी, इसलिए इसको हम हमारे मिथिला में बिसक जाना कहा जाता है। यही आंचलिक भाषा की विशेषता है। बिसूख गई थी। पुट्ठों का हार और रीढ़ निकल आई थी। पुराना चरवाहा भागकर कटिहार चला गया था। चटकल में फिर उन्होंने एक जवान दुसाद को इस काम के लिए रखा। उसकी एक ग्वालिन से सांठगांठ हो गई उस दुसदवा को। तो मजले मालिक को इस बात का पता लग गया। पकड़े जाने पर उन्होंने उसे जूतों से इतना पीटा कि आधा पहर तक बेचारा आह ऊ भी नहीं कर सका, भाग तो गया ही बाद में। अब भैंस मेरे सुपुर्द थी। पहले दिन मालिक के बाग में ही मैं उसे चरा के ले आया। दूसरे दिन से ही भैंस मुझे पहचानने लगी। अभी तक माँ, दादी और रेबनी मेरी छोटी बहन से ही मैं हिला मिला हुआ था। बाबू चल ही बसा था। उन चारों के बाद वह भैंस ही थी जिनकी गीली आँख और गर्म सांस मुझ पर अपना असर डाल सकी। सुबह सुबह मैं रोज़ उसे चरा के ले आता था। हर दिन उठने पर मलकाइन मुझे कलेवा देती। कलेवा कहा जाता है कि रात का बचा हुआ जो कुछ होता है, जलखई जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं आधुनिक भाषा में, उसको यहाँ आंचलिक भाषा में कलेवा कहा जाता है। कलेवा देती। मरुआ की लाल लाल रोटी, नून और सरसों के तेल हाथ में जब वो रोटी नून और सरसों का तेल साथ में जब वो रोटी खा लेता तो छोटा बच्चा मेरे जिम्मे कर दिया जाता। वह लड़का मानो रोना ही जानता। घड़ी भर भी उनकी रुलाई से मेरा माथा दुखने लगता। चुप करने की सारी कोशिश बेकार हो जाती। तब खस की कुची से बाल झाड़ती हुई मलकाइन सिर नीचा किए हुए डपट कर मुझे कहती, कंधे के सहारे बच्चे को लेकर घूम घाम। माँ ने तुझे ठूस ठूस कर खाना तो खूब सिखला दिया है खाना खाना, मगर फूल सा हल्का सा बच्चा तुमसे नहीं संभलता कोढ़िया। गालियाँ सुनकर पहले 2-4 दिन तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर बाद में कान खूब पक गए थे। गधा, सुअर, कुत्ता, उल्लू क्या क्या नहीं कहती थी मलकाइन मुझे। उनका गुस्सा चुपचाप सा जाना मुझे सीखना पड़ा। एक बार दोपहर को घास लाने में ज़रा सी देर हो गई। बैसाख जेठ की जलती दोपहरी में तो घास छिलने में बड़ी कठिनाई होती है। 2500 जगह खुरपी चला कर तंग आ जाओगे, फिर भी टोकरी भर घास नहीं होगी। लेकिन जो देवी कई डेवड़ियों वाली हवेलियों के भीतर छाँव में आराम से बैठी हो, उन्हें अपनी यह दिक्कत तुम समझा पाओगे भैया? उनके लिए सारी धरती हरी भरी नरम नरम दूबों से भरी होती है। सो उस रोज़ घास लेकर जब मैं ज़रा देर से पहुंचा तो मलकाइन हुआ उठी, यानी खूब क्रोधित हो उठी। मर क्यों नहीं गया रे कोढ़िया? बड़े नवाब के नाती हुए हैं, कहीं बैठकर बाप के साथ कोड़ी तो नहीं खेल रहा था? और देर हो गई तो घास नहीं मिलती क्या? खुरपी भोथी है, बेट ढीला पड़ गया है, 50 बहाने बनाता है कल मुँह। इतना बक चुकने पर उन्हें संतोष न हुआ। झाड़ू उठा लाई और मेरी पीठ पर कई बार झाड़ू से वो तरतराने लगी। मैं तिल मिलाकर वहीं बैठ गया। बाप कर उठा, खूब रोया मैं। जब बहुत खुश होती तो सूखा या बासी पकवान, सरा आम, फटे दूध का बदबूदार छेना, जूठन की बची हुई कड़वी तरकारी देती हुई मुझे कहती, बलचन माँ, ऐसी अच्छी चीज़ तेरे बाप दादे ने भी कभी नहीं खाई होगी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मालिक 250 रुपया महीना कमाते थे। मलकाइन के मैके से भी महीने में दो एक बार भार आ ही जाता था। यूँ तो भार का मतलब होता है बोझा, मगर सौगात से एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने वाले ये भार मामूली ढंग के नहीं होते। बांस की लचकदार बहंगी कंधे पर होती। उनके दोनों ओर लटकते छिक्कों पर दही का छाछ, चूड़ा का भरा चंगेरा, केले के घौर, पकवानों या मिठाइयों से भरी डालियाँ, धोती, साड़ी, लाठी, ऐसा ही कुछ डाल दिया जाता। बस यही भार कहलाता है। हमारे मिथिला में इसको लेकर चलने वाला भरिया कहलाता है। तुम इन्हें बोझ ढोने वाले मजदूर समझ लो। मलकाइन के मैके से कभी कभी ऐसा ही भार आता था। सौगात की सारी चीज़ें तो वह टोल पड़ोस के छोटे बड़े घरों में बैना के तौर पर बंटवा देती। हाँ, चावल, चीड़ा, साड़ी, लाठी जैसी वस्तुएं बैना में नहीं दिया जाता। दही जब बहुत खट्टा हो जाता उसमें से बदबू आने लगती और
वह उनके अपने और किसी पड़ोसी के खाने लायक नहीं रह जाता तब मुझे मिलता, मैं उस दही को खुशी खुशी खा लेता। याद आता कि एक बार जास्ती खट्टा और बदबूदार रहने से उस दही को नहीं खा पाया तो मैलकैन ने सजा दी, अगले दिन खाना नहीं मिला था मुझे। तो श्रोताओं, आज मैंने इसका ये पहली कड़ी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको स्किप करके नहीं, पूरा सुनिए। अगले दिन मैं इसका दूसरा कड़ी भी आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखूँगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। जाते जाते मैं एक ही बात फिर कहता हूँ जो मैं अपने मैथिली स्नेही चैनल पर प्रत्येक दिन कहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते हो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता रानी जगदम्बा की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के साथ जय मिथिला, जय मैथिली।